और हमारे पूर्वजों ने बारी बारी इस कांग्रेस को देश में सरकार बनाने का मौका दिया। और बारी बारी जब आपने मौका दिया तो इसलिए दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से इस भारत को बढ़ते हुए देखा। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत दुनिया के सबसे कमजोर और गरीब देशों की श्रेणी में था। भारत में लाखों लोग हर साल भूखमरी से मर जाते थे। तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता था और सर पे छत नहीं थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भारत आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उनके बारे में आप सब लोग विस्तार से जानते हैं। किस तरह से एक बड़े घराने में उनका जन्म हुआ, किस तरह से उनकी परवरिश हुई। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले जब संघर्ष का दौर था, उन्होंने वो सारी विलासिता की चीजें त्याग दी। महात्मा गांधी जी की बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, उनसे बड़ा तपस्वी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो उस वक्त बैरिस्टर थे, विदेश से पढ़ के आए थे, और जब भारत में आए तो किस तरह से उन्होंने तमाम चीजें छोड़ दी। अपने वस्त्र उन्होंने छोड़ दिए, सिर्फ एक लंगोटी के अंदर अपना पूरा जीवन व्यापन किया और सारे भारत को इकट्ठा कर लिया। क्या मजबूरी थी कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद एक लंगोटी में उन्होंने अपना जीवन जिया। जब महात्मा गांधी आजादी की बिगुल बजा रहे थे और एक चलते हुए गांव के बीच से गुजर रहे थे, एक गांव से गुजरते हुए उन्होंने एक घर के सामने रुके। मिट्टी का कच्चा सा मकान था, सभी के मिट्टी के मकान होते थे, छप्पर होते थे। उस घर के अंदर उन्होंने पानी मांगा, दरवाजा खटखटाया और कहा कि बेटा पानी पिला दोगे? तो घर के साथ में एक आला सा था, आवाज आई कि बाबा हम आपको पानी नहीं पिला सकते। पानी पिलाना तो धर्म का काम है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संतों ने हमें बताया। लेकिन घर में पानी था। उन बच्चियों ने कहा कि बाबा हम 3 बहनें हैं, हमारी माँ कुछ बाजार से सामान लेने बाहर गई है, हमारे पास वस्त्र नहीं है, इसलिए हम आपको पानी नहीं पिला सकते। ये भारत की दशा थी। महात्मा गांधी जी ने अपने वस्त्रों को वहीं उतार दिया और एक लंगोटी में पूरा जीवन जिया। वो संत कहलाया, दुनिया के अंदर उनका नाम है। उसी रास्ते पे चलते हुए राहुल गांधी जी ने, अभी कमल नयन जी कह रहे थे कि 4,500 किलोमीटर की यात्रा, 4 महीने से ज्यादा वो सड़कों पे चले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को अपने पांव के सुरौंद दिया। लेकिन लोगों के दर्द और तकलीफ और पीड़ा को समझा, जिसको वो जानते थे। लेकिन क्योंकि लोगों से मिलना था, लोगों से बात करनी थी, राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने के लिए हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटेड मीडिया को देती है और उनकी छवि कहीं ना कहीं खराब करना चाहती है। और कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो जाते हैं। उसी भ्रम के कारण मोदी जी 2 बारी सरकार में आ गए। जिन्होंने कहा इस देश के अंदर कि कांग्रेस ने 175 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया, कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया, ये तमाम आरोप कांग्रेस के समय में लगाए गए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार चली गई झूठी चीजों के कारण, आज जब उनका ट्रायल मोदी जी की सरकार के समय में कोर्ट के अंदर हुआ, तो एक भी पैसे का कोई दोष नहीं पाया गया कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को पर। ये झूठा प्रचार करके इसने सरकार बनाई। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई इस्माइल जैसे अपने पत्रकार साथियों को, जो भले ही छोटे चैनल चला रहे हैं लेकिन देश के सच को लोगों के सामने ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र। आज भारतीय जनता पार्टी 9 साल उनको केंद्र में हो गए। एक भी 9 साल के अंदर किसी काम जो उन्होंने किया हो, क्या उस पर वोट मांगती है? क्या उन्होंने कहा कि हमने देश के अंदर नोटबंदी की और ये एक अच्छा काम हुआ?
इसलिए आप हमें वोट देते। नोटबंदी के समय सैकड़ों से ज्यादा लोग बैंकों की लाइनों में लग गए, उनकी मृत्यु हुई, लेकिन 124 कानून इन्होंने उस 52 दिन के अंदर बदले। आज अंगूठा लगा के पैसे देंगे, कल 2000 देंगे, फिर 1000 देंगे, आज एटीएम से देंगे, आज आधार कार्ड पे देंगे, क्योंकि सरकार के पास कोई विजन नहीं हुआ। ये झूठी, गूंगी और बहरी सरकार है। इसने नोटबंदी की और उस नोटबंदी का इतना बड़ा देश के ऊपर असर पड़ा कि लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। 20 करोड़ लोगों के हाथों से नौकरियां चली गई है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री गोवा के अंदर प्रचार करते हैं और कहते हैं लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी बच्चों की शादियां टूट गई, तालियां बजाते हैं। इससे बड़ा भद्दा मजाक इस देश में नहीं हो, लेकिन किसी मीडिया ने उसकी आलोचना नहीं की। हमें तो ये कहा गया हमारे संतों ने, हमारे बुजुर्गों ने, कि अगर किसी की छान चढ़ रही हो, किसी का छप्पर चढ़ रहा हो, तो उसमें जाके हाथ लगाओ, उसका सहारा करो। अगर किसी की बेटी की शादी है तो जो आपसे बनता है उसमें कन्यादान करो। ये हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में है, लेकिन सरकारें भी हमें यही सिखाती हैं। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने तालियां बजाई कि लोगों की शादियां टूट गई हैं और खुशी इजहार कर रहे थे। इस तरह के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने परिवार नहीं चलाया, परिवार की तकलीफों को नहीं जानते, परिवार कैसे चलना चाहिए उनको समझते नहीं। जिस तरह से हम लोग अपने परिवार को चलाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों की परवरिश करता है, ये उसका परिवार होता है। और प्रधानमंत्री पूरे देश की परवरिश करता है, क्योंकि पूरा देश उसका परिवार। अभी नसीरुद्दीन जी कह रहे थे कि हिंदू हो, सिख हो, कहीं ना कहीं लोगों, मुसलमान हैं, लोगों में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम। कोई नफरत फैलाने का काम कैसे हो रहा है? नफरत फैलाने का काम ऐसे हो रहा है क्योंकि ये जो प्रिंटेड मीडिया है, बहुत सारे अखबार हैं, वो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो उनकी गलत बातें उसकी आलोचना करने के बजाय उनकी सराहना करते हैं। नोटबंदी का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, 16 तारीख को नोटबंदी हुई थी, 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन था 2016 के अंदर। 23 तारीख को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कुछ समय बोलने के लिए मौका मिला, राज्यसभा के सदस्य थे। कमल नैन जी तो वहां पे शायद रिटायर, मुझे नहीं मालूम कब रिटायर हुए, शायद हो सकता है तब वहां रहे हो। 2016 की बात है, अक्टूबर 23 की बात है ये। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये नोटबंदी ये संगठित सरकार की संगठित लूट है और इस लूट से देश के लोगों को 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये उन्होंने आकलन कर दिया। तो सरकार के पास तो मनमोहन सिंह जी जैसे और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन इस सरकार ने उस बात का आकलन नहीं किया और गलत तरीके से नोटबंदी की दुनिया में कहीं इस तरह की नोटबंदी नहीं हुई। आप तो ज्यादा बुजुर्ग लोग नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक 500 का हरा सा नोट होता था 2005, 6, 7, 8 में। जो 500 का पहले हरा सा नोट होता था, हमने उस हरे से नोट को चलन से बाहर किया। तो चलन से बाहर करने की एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है कि जो व्यक्ति उस नोट को बैंक में जमा कर देगा, बैंक उसको दोबारा इशू नहीं करेगा। ये तरीका होता है और वो सारे पैसे सहसे आहिस्ता आहिस्ता बैंक में वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें करेंसी के अंदर कोई नए फीचर डालने होंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। उस वक्त बैंकों के हालात क्या थी? आप बैंक में जाएं, पासबुक फ्री, चेकबुक फ्री, आपका 10,000 रुपया है, 1 लाख रुपया उसके ऊपर ब्याज था, वो आपको ज्यादा मिलता था और बैंक सारे काम आपके फ्री करता था। आज नोटबंदी के बाद बैंकों की हालत ऐसे खराब हो गई, हम सब लोगों की तो हालत खराब हुई, बैंकों की भी हालत खराब हुई। आज बैंक में आप जाओ, चेकबुक का पैसा, चेकबुक लोगे तो उसका पैसा लगेगा, पासबुक पूरी कराने जाओगे उसका पैसा लगेगा, जो बैंक में आपका पैसा जमा है उसके ऊपर ब्याज पहले से बहुत कम मिलेगा, और सब चीज के आप पैसे बैंक में जमा करोगे, गिनती के पैसे निकालने जाओगे उसके पैसे, 5 बारी से ज्यादा लेन देन बैंक में करोगे तो उसके अलग से पैसे। तो हर चीज बैंक जो है पैसे से कर रहा है। जब हमारी सरकार थी सारे काम फ्री करता था तो बैंक खुशहाल थे, किसी को घाटा नहीं था, नहीं बैंक खोल देते। आज मोदी जी की गलत नीतियों के कारण बैंकों में